शारदा पंडित का किरदार कोई एक गिरजा टिक्कू कहानी नहीं कहती। उनके जैसे हजारों महिलाओं की कहानी कहती है जिनको आतंकवादियों ने पहले अपने हैवानियत का शिकार बनाया और फिर उन्हें मार दिया। और मासूम सिवा उन हजारों बच्चों का सामूहिक किरदार है जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उनके नाम के पीछे हिंदू सरनेम लिखा था। तो राधिका मेनन किसी एक पर्टिकुलर लेफ्टिस्ट का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उन सभी लेफ्टिस्टों के सामूहिक कैरेक्टर का आईना है, जिसमें उन सभी के चेहरे साफ दिखाई देते हैं जो देश में रहकर देश के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स अपने सफलता के झंडे गाड़ चुकी है और रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म अपने दम पर, अपनी कहानी पर हिट हुई है, क्योंकि इसका प्रमोशन कोई रियलिटी शो वाला नहीं बल्कि जनता कर रही है। वो जनता जो थिएटर में जा तो रही है फिल्म देखने, लेकिन जब वहां से निकलती है तो आंखों में आंसू और होठों पर एक दर्द भरी सच्चाई लेकर। ये हमने देखा है, मेरे परिवार के कितने चले गए मैंने देखा है। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मैंने देखा है, ये सब देखा है। इसको सिर्फ फिल्म मत समझना आप लोग, हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरे अपने घर के 13 सदस्य चले गए थे, मेरे अपने घर के 13%, जिसे वो बाहर आकर सबको बता रही है और बाकी लोग भी फिर वही कर रहे हैं। तो ये तो रही फिल्म की सफलता की बात। दूसरी, बहुत से लोग ये सोचकर निकल रहे हैं कि जिन लोगों को फिल्म में दिखाया गया है वो रियल में किन लोगों से मिलता है। बहुत कुछ किरदार तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको समझना शायद उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा जो राजनीति में या फिर सोशल मीडिया में कम रहते हैं। जैसे फिल्म में कृष्णा करोल, जिसको फिल्म में आज़ादी वाले टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, जिसको कुछ लोग कन्हैया कुमार से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म को मैं 2 बार देख कर आया हूँ और इस फिल्म को जितना मैंने समझने की कोशिश की है, उनके किरदारों को समझने की कोशिश की है, वो एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अंत में मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद, जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि फिल्म में आपने उसको देखा तो होगा, लेकिन शायद ही समझ पाएंगे कि डायरेक्टर ने वो सीन किसकी तरफ इशारा करके दिखाया है। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो प्लीज वो जो सबूत गैंग है, कमेंट्स बॉक्स में आके सबूत ना मांगे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, क्या कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के रोल की। तो उन्होंने उस समय की राज्यपाल जगमोहन जी का किरदार निभाया है, क्योंकि उस समय पे वही एक थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार कश्मीर के बिगड़ते हालात पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बता रहे थे, उन्हें चिट्ठी लिख रहे थे। और ये उनकी लिखी हुई चिट्ठी जो उन्होंने राजीव गांधी जी के नाम लिखी थी, पब्लिक डोमेन में है, उसे पता चलता है। लेकिन जैसा कि फिल्म में मिथुन दा कहते हैं कि पीएम की तरफ से जवाब आता है कि सीएम साहब उनके अच्छे दोस्त हैं, नाराज हो जाएंगे। सुनकर कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। आपको कुछ चेतावनियों के बारे में बताता हूं। अगस्त 1988 में घाटी के अंडरकरंट का विश्लेषण करने के बाद मैंने कहा था कि संकीर्ण और कट्टरवाद का ढोल पीटने वाले लगातार काम कर रहे हैं, तोड़फोड़ बढ़ रही है, बॉर्डर पार होने वाली घटनाओं का साया घाटी पर पड़ रहा है, घातक हथियार आ रहे हैं। यह भी 1988 में बता दिया गया, लेकिन राजीव गांधी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। और अब आते हैं अनुपम खेर के पुष्कर नाथ के कैरेक्टर पे। तो पता ही है कि अनुपम खेर कितना रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं बड़े पर्दे पर, लेकिन जैसे कि उन्होंने इस फिल्म में कहा है कि इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग नहीं की है, अपनी आत्मा निकाल के रख दी है। ये कैरेक्टर आपको शुरू से लेकर अंत तक रोने पर मजबूर कर देगा। लेकिन पुष्कर नाथ के जब रियल कैरेक्टर की बात करें तो रियल में कोई एक कश्मीरी पंडित का कैरेक्टर नहीं है, ये सभी उन कश्मीरी पंडितों का सामूहिक कैरेक्टर है जिन्होंने उस नरसंहार को झेला है, उसके दर्द को झेला है, 370 को हटाने के लिए लड़ाई लड़ा है और 32 सालों तक न्याय की लड़ाई लड़ा है। उन सभी कश्मीरी पंडितों का एक सामूहिक कैरेक्टर है पुष्कर नाथ पंडित, जिसको अनुपम खेर ने बाखूबी निभाया है। और बात करें उनके बेटे की, जिनको आतंकवादी मार देते हैं जब वो चावल के ड्रम में जाकर छुप जाते हैं, तो उनका असली नाम है बाल किशन गंजू, जो अपनी जान बचाने के लिए चावल के ड्रम में छुप जाते हैं, लेकिन उनके ही पड़ोसी के दिए धोखे की वजह से मार दिए जाते हैं। फिल्म अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत ही दर्दनाक सीन है वहाँ पर, जहाँ उनके खून से सने हुए चावल को आतंकवादी उनकी पत्नी को देते हैं खाने के लिए, मजबूर कर देते हैं वो उनके खून से सने हुए चावल को खाने के लिए, और उस चावल को वो खाती हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की जान बचानी रहती है। और फिल्म में उनका नाम है शारदा पंडित, लेकिन रियल लाइफ में जब उस कैरेक्टर की बात करते हैं तो उनका नाम है गिरजा टिक्कू, जिनका गैंग रेप करने के बाद उनके शरीर को आरा मशीन से काट दिया जाता है, दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि वो समाज सेविका थी, लेकिन शारदा पंडित का किरदार कोई एक गिरजा टिक्कू कहानी नहीं कहती।
उनके जैसे हजारों महिलाओं की कहानी कहती है जिनको आतंकवादियों ने पहले अपने हैवानियत का शिकार बनाया और फिर उन्हें मार दिया। उन हजारों महिलाओं की कहानी कहती है शारदा पंडित का कैरेक्टर। और अब बात करते हैं कृष्णा की, जिसे दर्शन कुमार ने निभाया है, जिसे कुछ लोग कन्हैया कुमार से जोड़कर देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्णा का किरदार एक ऐसा किरदार है जो एक नैरेटिव, एक विचारधारा के जाल में फंसा है। उसने अपने दादा से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी भी सुनी है और आज के माहौल में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों की कहानी को भी सुनता है। जरा सोचिए, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सच्चाई सामने आने में 32 साल लग गए, तो सोचिए इसको छुपाने वाली लॉबी की ताकत कितनी बड़ी रही होगी। और इस लॉबी में आजकल के बच्चे कैसे फंस जाते हैं वो इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन कैसे उस नैरेटिव के जाल से निकलना है, कैसे बचना है, वो फिल्म में कृष्णा के किरदार के माध्यम से बताया गया है। लेकिन सच में शायद ही ऐसा होता होगा, क्योंकि जो कॉलेज का फिल्म में नाम दिखाया गया ANU, वो रियल में क्या नाम है उसका आप सभी लोगों को पता है। और उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे अपने विचारधारा को बढ़ाता है, कैसे एक नैरेटिव का जाल फैलाता है और क्या क्या उसने किया है पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिल्म में जो बिट्टा कराटे का किरदार है वो रियल लाइफ के फारूक अहमद दार से लिया गया है, जिसे चिन्मय जी ने बाखूबी निभाया है। लेकिन इस फिल्म में चिन्मय जी बिट्टा कराटे और यासीन मलिक के 2 लाइफ कैरेक्टर को एक रियल लाइफ में निभाया है। और बिट्टा कराटे कौन है और यासीन मलिक कौन है ये शायद अब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इतने दिनों में जान ही गए होंगे। लेकिन शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ कि बिट्टा कराटे कश्मीरी ही था जो पाकिस्तान में जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग लेता है और कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम करता है। हमेशा पिस्टल से ही मारते थे या AK-47 से भी मारते थे? AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। अच्छा, और जब किसी एक आदमी को मारना होता था तो पिस्टल से? पिस्टल से। तो अकेले जाते थे कि 2-3 आदमी साथ होते थे? मैक्सिमम मैं अकेला जाता था। तो नकाब पहनी होती थी आपने? नकाब के बगैर जी। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको? तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं जी। इसका मतलब लोग उस वक्त लोग साथ देते थे। और यासीन मलिक JKLF आतंकवादी संगठन का वो सरगना था जिसके ऊपर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 वायुसेना अधिकारी को मारने का आरोप लगा था। लेकिन हमारे देश की मीडिया उसे हीरो बनाकर उसका इंटरव्यू लेती रही और इसलिए फिल्म में समय की पाबंदी कारण दोनों कैरेक्टर को एक करके दिखाया गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब वो इंटरव्यू देता है तो वो बिट्टा कराटे का किरदार था और लास्ट में दर्शन कुमार यानी कि कृष्णा जिस आतंकवादी से मिलने जाता है वो कैरेक्टर यासीन मलिक से मिलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में एक सीन कट किया था जिसमें एक खुकार आतंकवादी के घर में दीवार पर एक तस्वीर हटाने के लिए सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर्स को कहा था। उस तस्वीर में एक पूर्व प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, तो उस तस्वीर को हटा दिया गया था फिल्म में से। लेकिन उस आतंकवादी के घर में एक दूसरी तस्वीर दिखाई देती है जो आतंकवादी बिट्टा कराटे के साथ पल्लवी जोशी यानी कि कॉलेज की मैडम राधिका मेनन की होती है, जो एक दूसरे के हाथ पकड़े कुछ इस तरह की होती है। तो कुछ समझ में आया? और ये कौन है और इनसे रिश्ता क्या कहलाता है, इनकी विचारधारा क्या है, ये किस तरह के लेख लिखती है, आप सब लोग को पता होगा। और अगर नहीं पता तो पता कर लीजिएगा। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोग फिल्म में राधिका मेनन के किरदार को JNU की प्रोफेसर से जोड़कर देख रहे हैं जिनका नाम है निवेदिका मेनन। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स। Let us not invade the US. Let us not invade the European countries because they are a global superpower and they are saying that Kashmir is illegally occupied by India. लेकिन यहाँ पर मैं साफ कर दूं कि फिल्म में राधिका मेनन का किरदार इनसे मिलता है फिर उनसे मिलता है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। क्योंकि जैसे फारूक अहमद दार और यासीन मलिक को मिलाकर एक किरदार तैयार किया गया, वैसे ही राधिका मेनन का किरदार उन सभी लेफ्टिस्ट का सामूहिक किरदार है जो खुद को ज़्यादा पढ़ा लिखा, सो कॉल्ड सेकुलर और बुद्धिजीवी कहता है। और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि फिल्म में जो रियल कैरेक्टर है वो किसी एक कश्मीरी पंडित के रियल कैरेक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि उन रियल 5 लाख कश्मीरी पंडितों की कहानी है जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनका नरसंहार हुआ है, जिनका पलायन हुआ है। फिल्म में किसी एक शारदा पंडित या गिरजा टिक्कू की कहानी नहीं है, उन हजारों औरतों की कहानी है और शारदा पंडित उन हजारों औरतों का सामूहिक कैरेक्टर है जिनके सिर्फ जिस्म को गोली नहीं मारी गई थी बल्कि उनकी आत्मा तक का बलात्कार किया गया था। और मासूम सिवा उन हजारों बच्चों का सामूहिक किरदार है जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उनके नाम के पीछे हिंदू सरनेम लिखा था। बालकृष्ण गंजू जैसे सैकड़ों लोगों को हिंदुस्तान का एजेंट बताकर सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि मारने वाला कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं मानता था। और हमारे देश में बैठे राधिका मेनन जैसे लोग उस नरसंहार को एक झूठी कहानी बताकर उस पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे। राधिका मेनन जैसे लोग हमारे देश के बच्चों को ये बताते रहे कि कश्मीर इस भारत का हिस्सा है ही नहीं, जो अक्सर आतंकवादियों बलात्कारियों के मानवाधिकार की दुहाई देकर हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते रहे। तो राधिका मेनन किसी एक पर्टिकुलर लेफ्टिस्ट का कैरेक्टर नहीं है,
बल्कि उन सभी लेफ्टिस्टों के सामूहिक कैरेक्टर का आईना है, जिसमें उन सभी के चेहरे साफ दिखाई देते हैं जो देश में रहकर देश के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है तो जाकर इस फिल्म को देखिए और लोगों को बताइए कि ये फिल्म देखना क्यों जरूरी है, खासकर युवा वर्ग इस फिल्म को जरूर देखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट्स कीजिए, और अपने चैनल पर मैं कश्मीरी पंडितों की कहानी उन्हीं की जुबानी पार्ट 3 लेकर जल्द आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।